दोस्तों यूपीएसआई में हम देखते हैं कि जो केस से रिलेटेड है एक या दो क्वेश्चन 100% आते हैं। आज दोस्तों हम केस पढ़ेंगे और बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ये मेरी शर्त है, यदि आप लास्ट तक बने रहे तो आपको 100% ये याद हो जाएंगे। और यदि आपको ये अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। चलो दोस्तों, हम टाइम को खराब करने बिना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक केस आता है सबसे पहले, विशाखा बनाम राजस्थान केस। ये क्या था? तो दोस्तों विशाखा बनाम राजस्थान केस के बारे में पढ़ते हैं। तो हम दोस्तों ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि विशाखा बनाम राजस्थान राज्य केस का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका संबंध कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ हो रहे शारीरिक अपराध से संबंधित है। यानी कि यदि कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ कोई भी शारीरिक अपराध संबंध बनाता है तो वो क्या है, अपराध के अंतर्गत आएगा। जैसे कि दोस्तों आजकल आप देखते हो कि ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि दफ्तर में या कोई ऑफिस में कोई महिला वर्क करती है तो उसका जो ऑफिसर है वो उसको प्रमोशन का लोभ दे के या कुछ अन्यथा XYZ लोभ दे करके उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए उसके खिलाफ जो केस है वो केस किसके कारण हो, किस केस में होगा, तो विशाखा बनाम राजस्थान केस में हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो दोस्तों तो ये केस कब आया, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों एक घटना हुई थी 1992 में। 1992 में क्या है कि दोस्तों राजस्थान की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी भवरी देवी। यानी कि भवरी देवी को राजस्थान में जो बाल विवाह को रोकने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है कि एक परिवार में बाल विवाह हो रहा था और वो भी दोस्तों 1 साल की एक बच्ची थी जिसका बाल विवाह हो रहा था। 1 साल की बच्ची का, उसको रोकने के लिए बहुत देरी वहां पर बाल विवाह को रोकने की होती है। लेकिन उस टाइम क्या था, लोगों की मानसिक प्रवृत्ति खराब थी तो वहाँ के कुछ लोगों ने क्या किया कि उसी के साथ में उस बाल विवाह को रोकने के बजाय भवरी देवी के साथ में वहां से लगभग 5 बंदों ने पकड़ करके उसके साथ बेरहमी से उसका खुद का सामूहिक बलात्कार कर दिया। यानी कहने का मतलब है वो तो गई थी वहां पर बाल विवाह को रोकने के लिए गई, लेकिन उसका क्या है, उन लोगों ने मिलकर के सामूहिक से बाल विवाह बलात्कार कर दिया। और दोस्तों बलात्कार हो जाने के बाद में उन्होंने क्या है, एक इसके खिलाफ केस दायर कर दिया। तो दोस्तों 1997 में, यानी कि 5 साल बाद 1997 में इनका एक केस दायर होता है। और दोस्तों इस केस 1997 में ये केस दायर केस का फैसला आता है। और दोस्तों ये केस किसने लड़ा था? तो दोस्तों ये केस तो राजस्थान में एनजीओ चलती थी। तो एनजीओ चलती थी, सरकारी संगठन। तो उसमें ये केस लड़ा था जिसकी लीडर थी विशाखा देवी। विशाखा नाम से उसकी एक लेडी थी जो उसकी लीडर थी। तो दोस्तों उस विशाखा नाम की लेडी ने एक केस लड़ा। केस लड़ने के बाद इसमें केस में बवरी देवी वाले की जीत होती है और जो अपराधियों को इसमें सजा मिलती है। और सजा मिलने के बाद दोस्तों ये केस महिलाओं के लिए ये एक वरदान साबित हुआ। इसी में सारी बहुत सारे नियम बने जो नियम आज तक वैलिड है कि दफ्तर में किसी भी महिला के साथ आप यौन शोषण नहीं कर सकते। अर्थात उससे क्या है, मतलब उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है विशाखा बनाम राजस्थान केस का संबंध किससे है, तो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ हो रहे शारीरिक अपराध से। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक केस था सायरा बानो बनाम भारत संघ। सायरा बनाम भारत संघ के नाम से एक केस था। दोस्तों ये केस किससे संबंधित था? दोस्तों ये 3 तलाक को, इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक यानी कि अवैध घोषित कर दिया था। इसमें होता है क्या है दोस्तों, ये एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था सायरा बानो बेगम, जिसका नाम था सारा बानो बनाम, यानी कि सायरा बानो था इसका नाम। वो होता क्या है दोस्तों, इसका जो हस्बैंड है 15 साल के बाद, यानी कि शादी के 15 साल के बाद में इसको क्या है 3 बार तलाक तलाक बोलता है। 3 बार तो तलाक तलाक बोलता है और 3 बार तलाक बोलने के बाद
उसको दोस्तों तलाक दे देता है। अब तलाक दे देने के बाद अब दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट में जाती है और उसके खिलाफ दोस्तों केस कर देती है कि 3 तलाक बोलने से, और ये हमारी क्या है दोस्तों, महिलाओं के लिए ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों सायरो बानो बेगम, जिन्हें उनके पति ने शादी के 15 साल के बाद तलाक ए विरासत के जरिए तलाक दे दिया था। और होता क्या है दोस्तों, फिर जब ये केस कर देती है तो इसमें एक 5 जज की बैठक बैठती है। 5 जज में से 3 तो दोस्तों इसके पक्ष में होते हैं और 2 विपक्ष में होती है। जैसे दोस्तों केशवानंद भारती केस होता है ना, उसमें भी 7 पक्ष में होते हैं और 6 विपक्ष में होते हैं। सेम कंडीशन यहाँ होती है। 5 में से दोस्तों 3 तो क्या है पक्ष में रहते हैं इस केस के, और 2 लोग हैं इसके विपक्ष में रहते हैं। फिर दोस्तों इसमें आखिरकार लास्ट में ये फैसला सुनाया जाता है कि इसमें जो 3 तलाक है वो असंवैधानिक है, अर्थात कोई भी मतलब अब 3 तलाक को वैलिड नहीं किया जा सकता। और दोस्तों इसी 3 तलाक के आधार पर दोस्तों ये कब हुआ था, तो याद रख लो दोस्तों, ये 2017 की बात है। तो ये कब हुआ था दोस्तों, ये 2017 में ये केस आया हुआ था। और 2017 के बाद इसी केस की तर्ज पे 2019 में एक कानून आता है, जिस कानून को बोलते हैं मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम कानून बोलते हैं। तो ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम कब बना, 2019 में बना, और किस केस के आधार किस केस के आधार पे बना, तो सायरो बानो बनाम भारत संघ के आधार पर ये केस बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एक आता है सरला मुदगल बनाम भारत सरकार। ये केस आता है सरला मुदगल बनाम भारत सरकार। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध है। यानी कि आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, इसको दंडनीय अपराध बताया गया था। होता क्या है दोस्तों, ये सरला मुदगल नाम की एक महिला थी। यानी कि सरला मुदगल नाम की एक महिला थी जिसका हस्बैंड एक मुस्लिम गर्ल से क्या है लव कर बैठता है, और इसकी यानी एक हिंदू वाइफ होने के बावजूद भी अपना धर्म परिवर्तन कर करके उससे शादी करने की कोशिश करता है, कि उसमें शादी कर लेता है। तब वो शादी कर लेता है तो उसके बाद सरला जो मुदगल है, इसने भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया। अब केस डालने के बाद फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि एक हिंदू व्यक्ति जो अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाता है तो वह इस विशिष्ट मामले में द्विविवाह का दोषी होगा। यानी कि द्विविवाह का दोषी होगा, यानी कि वो हिंदू व्यक्ति है और वो हिंदू पत्नी यानी कि पहले से ऑलरेडी शादी होने के बाद में हिंदू पत्नी होने के बाद में इस्लाम धर्म अपना करके और किसी इस्लाम महिला से शादी करता है तो ये दोस्तों आपका द्विविवाह का दोषी होगा। लेकिन दोस्तों यदि वो ऑलरेडी मतलब शादीशुदा नहीं है और तब वो मुस्लिम धर्म अपना के मुस्लिम गर्ल से शादी करता है तो ध्यान रखना वो कोई भी अपराधी नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं चलो दोस्तों, एक आता है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के केस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जोसेफ बनाम भारत संघ के नाम से एक केस आता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक निर्णय दिया था कि अगर कोई महिला और वो गैर मर्द के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। यानी कि दोस्तों कोई भी महिला है और अपनी सहमति से वो गैर मर्द के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है तो दोस्तों याद रखना तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं जोसेफ कौन थी, तो दोस्तों इस केस के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स जानते हैं। होता ये है दोस्तों, जो जोसेफ साइन थी वो एक अनिवासी भारतीय एनआरआई निवासी थी। यानी कि भारत की एक मूल निवासी थी तो वो विदेश में यानी कि इटली में रहती थी बंधु। तो इटली में रहकर रहने वाली थी वो और एक भारतीय होटल व्यवसायी थी। इटली में रहने वाली एक भारतीय होटल व्यवसायी थी। अब दोस्तों होता क्या है कि ये जोसेफ है, एक दिन ये भारत आती है लौट करके, और इसकी एक फ्रेंड थी जो केरल में इसकी एक दोस्त थी जिसके साथ ये घटना हुई थी।
हुआ या था कि दोस्तों इसकी एक दोस्त थी जो केरल में रहती थी, उसने किसी गैर मर्द के साथ में क्या है अपनी मर्जी से उसने सेक्स किया, आई मीन शारीरिक संबंध बनाए। तो इसके कारण उसके पति ने दोस्तों उसे छोड़ने का वो केस कर दिया। उसके पति ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस कर दिया। तो उसके विरुद्ध में जोसेफ साइन ने फिर उस महिला का केस लड़ा था। अब केस लड़ने के बाद में दोस्तों इसमें फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि कोई भी महिला गैर मर्द के साथ में अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाती है तो ये अपराध नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है रखना। दोस्तों यह फैसला है भारत में दोस्तों लैंगिक समानता और महिला की सशक्तिकरण के लिए। याद रखना, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यानी कि इसमें महिलाओं को छूट दे दी गई थी कि मतलब महिलाओं को भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है, वो चाहे अपनी मर्जी से कुछ कर सकती है। अब दोस्तों नेक्स्ट केस देखते हैं। एक आता है दोस्तों हुसैन नारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था दोस्तों, क्या ध्यान रखना दोस्तों, ये आया था यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 2021 के यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों केस के बारे में जानते हैं, केस क्या था। केस था दोस्तों हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य केस। दोस्तों इस केस में क्या है, आपराधिक मामलों में त्वरित सुनवाई का अधिकार है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जोड़ा गया है। यानी कि दोस्तों जो आपराधिक मामले तो उनमें कोई भी केस है उसका जो सुनवाई है वो बहुत ही तुरंत की जाए, यानी कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई की जाएगी। ये सरकार का इसमें सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला था। दोस्तों इसको समझने के लिए आप ऐसे समझते हो दोस्तों, होता क्या है कि किसी को जैसे ही जुर्म करता है कोई, इसको कैद खाने में डाल देते हैं और उस पर लाखों मतलब लाखों नहीं मतलब कई सालों तक उसके खिलाफ केस चलता है और लास्ट में उसका पता चलता है कि वह निर्दोष था। यानी कि बिना जुर्म के कई सालों तक जेल काटते थे पहले लोग, तो इसी बिना जुर्म के कई साल तक जेल को काटने के इसको रोकने के लिए, जेल ना काटे कोई, उसके लिए हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य केस आया था। दोस्तों आपको याद हो तो भी एक न्यूज में एक व्यक्ति वायरल था, एक जो दादाजी थे जिन्होंने 25 साल की उम्र तक वो जेल में रहे थे और 25 साल बाद उन्हें दोस्तों सरकार ने निर्दोष साबित किया था। दोस्तों निर्दोष साबित किया था। तो इसी प्रकार से दोस्तों ऐसे मामलों को रोकने के लिए एक केस आया था जिसका नाम था हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य, जिसमें कहा गया था कि ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसे आप याद रख लेना। और नेक्स्ट चलते हैं। और दोस्तों एक केस आता है के रामचंद्रन बनाम केरल राज्य केस, यानी कि दोस्तों के रामचंद्र बनाम केरल राज्य केस आता है। दोस्तों ये केस था सार्वजनिक, दोस्तों ये केस किससे संबंधित था, तो सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को इस केस में असंवैधानिक और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया था। यानी कि दोस्तों इस केस में कहा गया था कि यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बैठ करके, यानी कि जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहां पर बैठ करके सिगरेट पीता है, दारू पीता है, यानी कोई भी दोस्तों नशा करता है, सिगरेट पीता है या दारू पीता है, कोई भी नशा करता है तो दोस्तों वह असंवैधानिक यानी कि अवैध माना जाएगा और वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ दोस्तों कार्रवाई होगी। इसलिए आप पब्लिक प्लेस पर बैठ करके शराब सिगरेट नहीं पी सकते हो, ध्यान रखना। तो दोस्तों केरल उच्च न्यायालय का यह मामला है जिसमें अदालत ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को यानी कि स्मोकिंग को असंवैधानिक और अवैध घोषित किया, क्योंकि यह आर्टिकल 21 जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है और दोस्तों इसे सार्वजनिक उपद्रव माना गया। यानी कि दोस्तों यदि कोई बंदा पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीता है तो उसे सार्वजनिक उपद्रव माना जाएगा। और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सार्वजनिक उपद्रव है वो बीएनएस की किस धारा में, ये पूछा चले जा सकता है। दोस्तों ये पहले सार्वजनिक उपद्रव है ये पूछा गया था, पहले ये आईपीएस की शायद
पक्का तो मालूम नहीं है, लेकिन 168 की आईपीसी में था शायद। लेकिन दोस्तों आप इसको याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये धारा बीएनएस की धारा 270 में सार्वजनिक उपद्रव की परिभाषा और दोस्तों उसके लिए दंड का प्रावधान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर याद रखना, ये जरूर पूछा जाएगा कि दोस्तों सार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों आप याद रखना जरूर। इनकी धारा 270 बीएनएस की धारा 270 में सार्वजनिक उपद्रव की परिभाषा और उसके दंड के लिए प्रावधान दिया गया है। और के रामचंद्रन जो केस है, इसका संबंध किससे था, तो इसका संबंध याद रखना दोस्तों, सार्वजनिक प्लेस पर सिगरेट या धूम्रपान के निषेध से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, एक केस आता है मेरे दोस्तों लिली थॉमस बनाम भारत संघ के नाम से। और दोस्तों जो लिली थॉमस थी ना, इन्होंने क्या है दोस्तों, दो केस लड़े, दो इन्होंने काफी केस लड़े थे, लेकिन इनके दो केस सर्वाधिक प्रचलित हैं, जिनमें से दोस्तों एक पहला केस 2000 में इन्होंने लड़ा था और दूसरा केस इन्होंने 2013 में लड़ा था दोस्तों। ठीक है, अब तो एक एक करके हम दोनों उनके केस को समझते हैं। तो पहले दोस्तों 2000 में इन्होंने एक केस लड़ा था जिसे लिली थॉमस बनाम भारत संघ ही बोलते हैं। और दोस्तों वह किससे संबंधित था, वो द्विविवाह मामले से संबंधित था। यानी कि दोस्तों लिली थॉमस के फर्स्ट बाद में, यानी कि जो पहले केस में कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि हिंदू धर्म में पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है। यानी कि दोस्तों हिंदू धर्म में पहली शादी, एक सेकंड दोस्तों, हाँ दोस्तों इसमें कहा गया था कि हिंदू धर्म में, यानी कि जो लिली थॉमस का जो पहला केस था, इसमें कहा गया था कि हिंदू धर्म में ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, दूसरी शादी करते हो तो कानूनी अपराध है। उसके बाद दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि दोस्तों 2013 का अयोग्यता मामला, यानी कि इसमें अयोग्यता मामला, किसकी अयोग्यता से संबंध, एमपी एमएलए की अयोग्यता से संबंधित है। तो 2013 का दोस्तों लिली थॉमस बनाम भारत संघ केस क्या था, अगर किसी एमपी, कोई भी एमपी हो या एमएलए हो या विधान परिषद का सदस्य हो और यदि दोस्तों वह अपराधी है या दोषी है और उससे कम दोस्तों कम से कम 2 साल से अधिक वह कारावास में रहा है, तो दोस्तों उसे अपनी सदस्यता है वो तत्काल प्रभाव से खो देगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति, कोई भी एमपी एमएलए या विधान परिषद, विधानसभा, विधानमंडल, ये कोई भी मंत्री है, यदि वह अपराधी है और 2 साल तक वह कारावास में रहा है तो उसे अपनी सदस्यता खोनी होगी। ये किसमें दोस्तों, 2013 के लिली थॉमस बनाम भारत संघ में इसका जिक्र किया गया है। अब दोस्तों अगला केस देखते हैं। एक केस है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं गोंदरा कांड के नाम से बोलते हैं, या दोस्तों इस केस को बोलते हैं बिल्किस बानो बनाम भारत संघ, यानी कि बिल्किस बानो बनाम भारत संघ के खिलाफ इस केस को बोलते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, इस केस को समझने के लिए आप थोड़ी सी हिस्ट्री समझेंगे। होता ये है कि दोस्तों 27 फरवरी 2002 को गोधरा में, यानी कि गोधरा गुजरात में पड़ता है, तो दोस्तों गोधरा में, गुजरात के गोधरा में दोस्तों से एक ट्रेन जाती है, साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से एक ट्रेन जाती है 2002 में, वहां से गुजरती है। तो दोस्तों उसके डिब्बों में क्या है कि आग लग जाती है, वो लगती नहीं है, वो वहाँ के जो उपद्रवी थे उन लोगों ने वहाँ के डिब्बों में आग लगा दी। आग लगने के कारण गुजरात में दोस्तों सांप्रदायिक दंगे भड़क उठ गए थे। सांप्रदायिक दंगे, नहीं सांप्रदायिक मतलब हिंदू मुस्लिम जैसे टाइप के अदर धर्म वाले, वो दंगे यहाँ पर भड़क उठे थे। अब होता क्या है दोस्तों, तो इन्हीं दंगों से बचने के लिए दोस्तों बिल्किस बानो नाम की एक महिला थी, वो दोस्तों क्या है 3 मार्च 2002 को दोस्तों बिल्किस बानो है वो अपने परिवार के साथ वहां से भाग रही थी। तभी दोस्तों वो एक गांव पड़ता है, ये गांव को याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। गांव का नाम था चप्पा भरवाड़ गांव, तो गांव का नाम था चप्पा भरवाड़ गांव पड़ता है दोस्तों। चप्पा बरवाड़ गांव के पास में दोस्तों एक भीड़ उनको घेर लेती है, यानी कि दोस्तों जो बिल्किस बानो थी वो एक मुस्लिम थी, तो उसको दोस्तों मान सकते हैं हम, अदर धर्म वाले लोगों ने उसको सांप्रदायिक दंगे के कारण उनको दोस्तों वहां पर पकड़ लिया, उन्हें घेर लिया। और दोस्तों उनके साथ इतनी क्रूरता की गई कि दोस्तों बिल्कुल उनके साथ में सामूहिक गैंग रेप किया गया, यानी कि पहले तो उसको पकड़ा और उसके साथ में दोस्तों कितनी नीच हरकत की थी, उसका गैंग रेप किया
और दोस्तों साथ ही साथ जो बिल्किस बानो थी वो एक 19 साल की थी, और दोस्तों ये प्रेग्नेंट भी थी। ये सोचो दोस्तों कितना बुरा हाल होगा, वो भी प्रेग्नेंट लड़की के साथ उन नीच लोगों ने गैंग रेप किया था। और दोस्तों उसकी गैंगरेप के अलावा दोस्तों उसकी एक 3 साल की बेटी थी और अन्य परिवारजन थे। तो कुल मिलाकर के उसके दोस्तों परिवार के 7 लोगों की वहां पर बहुत बुरी तरह से उसको काट करके उनकी हत्या कर दी थी। और दोस्तों जब बिल्किस बानो का उन्होंने रेप किया था तो रेप के कारण दोस्तों वो बेहोश हो गई थी, और उन्हें दोस्तों मरा हुआ समझ करके लोग वहां से चले गए थे, जिसके कारण उनकी जान तो बच जाती है। और दोस्तों जान बचने के कारण दोस्तों अब देखते हैं इनकी न्यायिक प्रक्रिया, मतलब उन्होंने केस कर दिया। अब होता यह है दोस्तों कि केस कर दिया और जांच और स्थान के बाद दोस्तों होता है पुलिस, उन्होंने केस किया लेकिन दोस्तों पुलिस ने उनकी शिकायतें खारिज कर दी। अब वो दोस्तों वहाँ नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस ने उनकी शिकायतों को खारिज कर दिया। लेकिन बिल्किस बानो की उनकी याचिका को फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही केस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया, और इस मामले में दोस्तों गुजरात में मुंबई को स्थानांतरित कर दिया गया, और सॉरी इस जांच को गुजरात सरकार को गुजरात की से मुंबई में हाँ सॉरी मन कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच का आदेश दे दिया, और उस जांच के बाद दोस्तों इस मामले को गुजरात से मुंबई के लिए शिफ्ट कर दिया था। और इसमें दोस्तों फिर सोचो आप 2002 में उनके साथ रेप हुआ और 2013 में दोस्तों उनको फैसला मिला, यानी कि सोचो 11 साल बाद दोस्तों उनको फैसला दिया जाता है। और दोस्तों उसमें फैसला क्या मिलता है कि मुंबई की एक विशेष दल में दोस्तों 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था, उसका रेप करने में 11 लोगों का हाथ था, उन 11 लोगों को दोषी ठहराया गया और दोस्तों उम्र कैद की सजा दी गई थी उन्हें, जिसकी उम्र कैद की सजा दी गई, जिसमें दोस्तों कुछ पुलिस कर्मी और डॉक्टर भी शामिल थे। और सोचो दोस्तों जब जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर महिला कहाँ से सुरक्षित रह सकती है। ये सोचने वाली बात है कि इसमें पुलिस कर्मी और डॉक्टर भी शामिल थे, और दोस्तों जिन पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी दोस्तों मतलब वो कहते हैं ना कि जो पैसे वालों के लिए तो कुछ भी, मतलब वो भारत में पैसे हैं तो सब कुछ है, भारत में पैसे का ही महत्व सबसे ज्यादा दिया जाता है। और होता क्या है यार 2000 दोस्तों 2022 में गुजरात सरकार ने इन दोषियों को सुधार के आधार पर समय से पहले रिहा कर दिया। तो दोस्तों सोचो दो मतलब उनको आजीवन कारावास दिया गया था, उनकी उम्र कैद आजीवन कारावास, यानी कि मुंबई सरकार ने उनको आजीवन कारावास उम्र कैद दी थी, और दोस्तों गुजरात सरकार ने उनको रिहा कर दिया। सोचो पैसे की ताकत। लेकिन बाद में दोस्तों क्या होता है सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है, और वहां पर दोस्तों 2022 में राजस्थान के लोग जो हुए या गुजरात के हुए, पूरे देश के लोगों ने मिलकर दोस्तों एक वो आंदोलन किया, जिसके कारण इन लोगों को दोबारा से आजीवन कारावास में दिया गया। दोस्तों इसी केस की तर्ज पर दोस्तों एक केस अभी वर्तमान में हुआ है, आपने सुना होगा एक सेंगर नाम से जो था, बीजेपी का अध्यक्ष था सेंगर। तो दोस्तों उसको भी सेम कंडीशन थी, 2017 में उसको मतलब सजा हुई थी, और 2025 में वो भी रिहा हुआ था। बाद में पूरे देश ने मिलकर के कड़ा विरोध किया, अब वापस से सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा। तो कहते हैं जहाँ जनता का बोलबाला हो वहां पर सरकार को झुकना ही पड़ता है। अब दोस्तों इसी बात पर इस वीडियो को बनाने में मैंने काफी मेहनत की है। अब यदि आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो मेरे कमेंट करके बताना नेक्स्ट पार्ट के लिए, और कैसी वीडियो लगी ये भी बताना। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों इसको अपने दोस्तों के लिए जरूर शेयर करना ताकि हम नेक्स्ट पार्ट ला सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।